हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निशांत, टीम फिजिक्स सीएल से सीकर। तो आप लोगों की जेई एडवांस की रैंक को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2021 चला रखी है आप लोगों के लिए। इस सीरीज में आज हम DTS 28 का डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह का जेई एडवांस पैटर्न पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं। क्लियर है क्या? पेपर में हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर किए हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल चॉइस, 10 क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट, 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में देखते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक हमारे पास स्फेयर r रेडियस का स्फीयर है और उसमें पूरे में हमने क्या भर रखा है, Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q एंड मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम। कि भाई ये हमारे पास स्फीयर है और इस पूरे में हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्या बोला है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम टू इट्स सेंटर इनसाइड अ स्मूथ टनल डग अक्रॉस द स्फीयर। कि भाई स्फीयर में क्या किया हमने, एक टनल डग कर दी और वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। यहां से एक Q चार्ज और m मास के पार्टिकल को v नॉट स्पीड से सेंटर की तरफ क्या किया गया है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सच दैट इट जस्ट रीचेज द सेंटर, एज्यूम देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑन द पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो होगा क्या इस केस में कि भाई देखो, इस पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो जैसे अंदर आना चाहेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बाहर की तरफ। बेसिकली ये जो हमारे पास चार्ज जो है ये रिपेल होने वाला है बाहर की तरफ। तो हमें कुछ ना कुछ मिनिमम वी नोट इसको देके प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये सेंटर पे पहुंच जाए। तो इसी वी नोट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम इजीली देख सकते हैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम इजीली वी नोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जरा, मैं सरफेस पे पोटेंशियल हमको ऑलरेडी पता ही होता है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R और सरफेस पे होता है KQ/R। उसको काम में लेके इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन की जा सकती है। तो देखो सरफेस पे अगर मैं बात करूं तो सरफेस पे अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो कितनी हो जाएगी, KQ/R। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर हाफ mv0²। क्लियर? जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो हमसे वी नोट की मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब जस्ट हम इसको सेंटर पे पहुंचा दे, वहां भले ये रुक जाए। क्लियर? तो सेंटर पे स्पीड क्या करनी है इसकी, 0, तो वहां पर तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3/2 KQ/R। तो यहां से वी नोट की वैल्यू इजीली आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया हाफ mv0² इक्वल टू 1/2 के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/R। ठीक है, 1/2 से 1/2 गया, V की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR का अंडर रूट। इतनी हमें मिनिमम स्पीड उसको देनी पड़ेगी। तो देखते हैं जरा, ऑप्शन मैच करते हैं। तो हमें ऑप्शन QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR, ये हमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड v इनटू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कि भाई ये हमारे पास माइनस चार्ज का, नेगेटिव Q चार्ज का ये m मास का पार्टिकल है, जिसको x डायरेक्शन में हमने क्या दिया, v स्पीड दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है भाई, ठीक है। साथ में बोला है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें पता लगाना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो हम बोल सकते हैं कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ QE, तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा y डायरेक्शन में AY इक्वल टू QE/m। एक्स में इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो उसका फोर्स भी नहीं आएगा, तो एक्स में इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली बात हो गई
कि पार्टिकल को आपने यहां से इधर v रफ्तार से प्रोजेक्ट किया, एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ a बाई, तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, नो, रॉन्ग है। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। क्लियर है क्या? सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आर दीज, ax की वैल्यू 0 है, बिल्कुल सही बात है। a बाई की वैल्यू qe बाई m है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज y इक्वल टू हाफ qe x स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन निकाल सकते हैं। तो किसी भी जनरल टाइम t पर x में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? v इंटू टी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं। y में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर? हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो देखो एक तो यही आ गया, फोर्थ तो यहीं पे आ गया, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड वाई आफ्टर टाइम टी, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो वीटी होगा और वाई में डिस्प्लेसमेंट हाफ ए बाई टी स्क्वायर हो गया, तो ये तो सही है ही। अब इनमें से टी को गायब कर देते हैं बस, तो टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में रख दो, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू ई वाई एम, टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी एक्स अपॉन वी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हमें दे भी यही रखा है, मतलब ये भी करेक्ट है। अब इसने पूछा हमसे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहां पर अपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है कि उसमें क्या होता है कि अगर सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अगर लोड के इक्वल हो जाए, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो लोड पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अपने को देखने को मिलता है। तो यहां बस हमें यही करना है कि दो जो सेल दे रखे हैं, पहले तो मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक इफेक्टिव सेल में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इफेक्टिव सर्किट में अगर कन्वर्ट करें तो देखो इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा इसका, वो आ जाएगा अपने पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि सेम पोलरिटी में कनेक्ट है। ठीक है, तो 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। मतलब इफेक्टिव ईएमएफ जो आएगा वो तो आएगा इसका इस सेंस में 10 वोल्ट। साथ में 1 और 1 पैरेलल में है, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 1/2। क्लियर? ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस R। अब हमें R पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से R की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर मिलेगी हमें। तो ये तो R की वैल्यू हमें पता लग गई। अब इसने पूछा क्या है कि R में उत्पन्न अधिकतम शक्ति का मान बताना है, कि वो मैक्सिमम पावर जो है ना R पे वो कितनी है। तो देखो अब पूरे सर्किट के लिए सिंपल हो गया है, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता ही है, करंट निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R से पावर आ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 अपॉन 1, 10 एम्पियर। तो इस हाफ ओम में से पावर आएगी हमारे पास I स्क्वायर R, तो ये आ गया हमारे पास 50 वाट। तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो है इस R रेजिस्टेंस पर वो होगा हमारे पास 50 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, A uniform ring of mass m is lying at a distance √3a from the center of a sphere of mass capital M, just over the sphere, where a is the radius of the ring as well as that of the sphere, the magnitude of gravitational force between them। कि भाई ये हमारे पास, समझ जरा क्वेश्चन, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल M, रेडियस है स्मॉल है। इसके सेंटर से √3a डिस्टेंस पर यहां एक रिंग रखी हुई है, इसकी भी रेडियस है हमारे पास a और मास है स्मॉल m। बोला इनके बीच में म्यूचुअल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो चाहे मैं स्फीयर की वजह से रिंग पे निकालूं चाहे रिंग की वजह से स्फीयर पे निकालूं, एक ही बात है, सेम मैग्नीट्यूड आने वाला। क्लियर? साथ में हमें ये भी पता है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक स्फीयर को देखते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इस स्फीयर को मैं एक पॉइंट मास मान सकता हूं जो कि इसी सेंटर पे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसको तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो कि यहां पर ये कैपिटल M रखा हुआ है √3a डिस्टेंस पर, और ये रिंग है जिसकी रेडियस a है और मास है n। अब ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है, कैसे कि रिंग के एक्सिस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता होती है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या आती है, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास Gmx अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? तो यहां से मैं
m मास पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा होगा उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो g m x की वैल्यू हो गई √3a अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस ऑफ द रिंग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया 4a स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा ये 8a क्यूब, तो gm √3 अपॉन 8a स्क्वायर, इतना आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड m पर। तो m पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स हो जाएगा m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इंटू कैपिटल M। तो इतना फोर्स लग रहा होगा √3/8 gmm अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर तुम करना चाहो तो क्या करो, एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें, ऑप्शन देखें जरा इसका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √3 gmm अपॉन 8a स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये नहीं कह सकते कि भाई जे एडवांस है तो अपन को कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखने, कुछ फॉर्मूले अपने को याद भी रखने जिससे अपना टाइम बचेगा। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो बार बार काम में आती है उनको याद रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सेम टू सेम अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम चीज अपने पास ग्रेविटेशन में काम में आती है, तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ए स्मॉल मास m and a thin uniform rod, each of mass m are positioned along the same straight line as shown in the figure. Find the force of gravitational attraction exerted by the rod on the small mass। कि भाई इस रॉड की वजह से इस स्मॉल m पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपकी मर्जी है। अभी भी बताया मैंने, इस m की वजह से इस रॉड पे निकालो, चाहे रॉड की वजह से स्मॉल m पे निकालो, एक ही बात होती है। तो निकालते हैं जरा, तो देखें, तो ये हमें दे रखी है रॉड जिसका मास है m, लेंथ है इसकी 12, तो पर यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/12। ठीक है, यहां से l लेंथ पर दे रखा है ये एक मास स्मॉल m। तो देखो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, उसके लिए तुम डायरेक्ट इस रॉड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो पॉइंट मास में ब्रेक करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस स्मॉल m से x डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल m से x डिस्टेंस पे जाके यहां एक dx थिकनेस का क्या ले लेता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं। इस dx थिकनेस के एलिमेंट के लिए मास होगा dm, पर यूनिट लेंथ का मास है लैम्बडा, तो dx का हो जाएगा लैम्बडा dx, तो ये वैल्यू आ जाएगी m/12 dx। अब इस पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास की वजह से इस m पर लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अपन लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं भाई इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, वो df की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास g एलिमेंट का मास dm इंटू पार्टिकल का मास m अपॉन डिस्टेंस x का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, तो g एलिमेंट का मास है m/12 इंटू dx, साथ में m अपॉन x होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई gm स्क्वायर अपॉन 2l इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट रखते हैं, तो देखो ये एलिमेंट जो है मिनिमम डिस्टेंस इसकी इस बाउंड्री तक हो सकती है और मैक्सिमम यहां तक हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू जो है इस x की वो हो सकती है l और मैक्सिमम हो सकती है 3l, तो लिमिट आ जाएगा हमारे पास l से 3l। क्लियर, सॉल्व करते हैं जरा ऐसे, तो ये वैल्यू आ गई gm स्क्वायर अपॉन 2l, साथ में 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x, लिमिट l से 3l, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -gm स्क्वायर अपॉन 2l, लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो 1/3l -1 अपॉन l। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास देखो कितनी, -gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, 1/3 -1 -2/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी +3 gm स्क्वायर बाई 3l स्क्वायर जो है अट्रैक्शन का इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। तो देखते जरा ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है gm स्क्वायर अपॉन 3l स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है इसमें, अ सेल इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ विद स्पीड v/n वेयर n इज सम नंबर ग्रेटर देन 1, n जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ve जो है वो है s के वेलोसिटी, और v s के वेलोसिटी है उसको ग्रेटर देन 1 से डिवाइड किया हुआ है, मतलब s के वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है from the earth, neglecting the rotation of the earth and air resistance, the maximum altitude attained by the cell will be। ठीक है, कि क्या कहानी है, ये अर्थ, ये रेडियस r, यहां से हमने पार्टिकल को v/n से प्रोजेक्ट किया, तो मैक्सिमम हाइट पूछिए कहां तक ही पहुंचेगा।
अब मैक्सिमम हाइट पूछिए, मतलब डेफिनेटली मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अगर एस्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा देता तो ये मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट होता, इन्फिनिटी तक पहुंचता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाता। बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, इसलिए किसी न किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के ये रुक जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम इजीली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इजीली यहाँ से हम ये जो एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अप्लाई करते हैं, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाई आर। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब एच हाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, वी की वैल्यू रख देते हैं कि भाई अर्थ के लिए अगर बात करें, कैपिटल एम मास का मैंने अर्थ माना है, तो इसके लिए एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, रूट 2 जी एम बाई आर होता है। तो रखते हैं वैल्यू, तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम अपॉन में एन स्क्वायर चल रहा है, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 जी एम बाई आर इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। देखो 2 से 2 गया, जी एम एम बाई आर सब में से गया, तो यहाँ वैल्यू क्या बच गई, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर प्लस एच। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, आर प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा यहां से हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, या बोल दो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से आर प्लस एच की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक आर और चल रहा होगा यहाँ, जीएमएम गया ना सब में से, आर तो बचा ही हुआ था, तो यहाँ आर चल रहा है अपना साथ में नीचे, यहाँ नीचे और यहाँ नीचे, ये आ गया आर प्लस एच की वैल्यू। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर आर माइनस आर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इतनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो अचीव करेगा वो आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन देखें जरा, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमें दे रखा आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बोल रखा हमें 14 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो पूरा का पूरा सर्किट जो है वो सिमेट्रिक सर्किट दे रखा है, और इसमें साफ साफ हमें ए और बी के अबाउट जो है फोल्डिंग सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो इसको फोल्ड कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो फोल्ड अगर करें तो ये जस्ट यहाँ पहुंच जाएगा, सारे रेजिस्टेंस जो हैं फोल्ड करने पर एक दूसरे के पैरेलल में आते जाएंगे। तो इस आर की जगह देखना, फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा आर बाई 2, ये भी बन जाएगा आर बाई 2, ये भी बन जाएगा आर बाई 2, ये आर बाई 2, ठीक है, ये आर बाई 2, साथ में ये आर बाई 2, आर बाई 2, आर बाई 2, आर बाई 2 और आर बाई 2। ये तो हो गए बाहर वालों की कहानी। इनकी अगर बात करूं तो देखो ये वाला क्या बनेगा, ये इसी पे फोल्ड होगा तो ये इस तरह का ब्रेक हुआ आर बाई 2 बनेगा, ये इसी पे फोल्ड होगा तो ये भी ब्रेक हुआ आर बाई 2 बनेगा। ये इन दोनों की अगर बात करें तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो ये दोनों जो हैं म्यूचुअली पैरेलल आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के फोल्डिंग सिमेट्री से। आर आर, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में से इनका तो रोल खत्म, इनका तो रोल खत्म, ठीक है। अब ये सर्किट जो है सिंपल हो गया, इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तो आप इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हो, इसके अलावा दूसरा मेथड भी अगर देखें तो देखो अब तो इजीली सॉल्व हो सकता है। दूसरा मेथड भी बताते हैं इसका। हाँ भाई, क्या आप क्या करो, सिमेट्रिक सर्किट दे रखा है, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल मान लो, ये V वोल्ट की बैटरी मान ली, तो इसका मान लेते प्लस का V/2, इसका हो गया माइनस का V/2, ठीक है। अब देखना इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो सिमेट्री से इसका भी x होगा, इधर x आया तो इस माइनस V/2 की वजह से यहां पर माइनस x और यहां माइनस x होना चाहिए, ठीक है। अब देखना कनेक्ट करते हैं इसको, तो ये देखो a, ये r, ये x और x के बीच में शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इसको तो खत्म कर दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट जाएगा ही नहीं। इसमें भी बात करें माइनस x और माइनस x, ये भी खत्म हो गया,
तो कहानी अगर देखें तो क्या बच गया, ये आर साथ में ये आर 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 और ये आर। बीच वालों की अगर बात करें इन दोनों की देखना, इन दोनों की, तो ये जो है x और माइनस एक्स के बीच में कनेक्टेड है, ये भी x और माइनस एक्स के बीच में कनेक्टेड है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये भी क्या हो गए हमारे पास पैरेलल में हो गए। तो C वाला और ये DF वाला एक दूसरे के पैरेलल में है, R R। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तुम, तो चाहे जैसे जो भी तुम्हें मेथड कंफर्टेबल लगे उस मेथड से इसको तुम सिंपलाइज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो जरा मैं इसकी वैल्यू सॉल्व कर देता हूं, अब देखना जरा। हाँ भाई, तो देखो आर और आर कितना हो गया, ये 2R और ये भी हो गया हमारे पास 2R। अब ये 2R आर 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 ये सारे के सारे पैरेलल में आ गए। तो देखो 2R और 2R मिलके क्या बना देंगे, ये वाला और ये वाला मिलके बनाएंगे R। ठीक है, R R R R ये हो गया हमारे पास R/4। ठीक है, साथ में इधर पड़े हुए हमारे पास R और R ये भी पैरेलल में R/2, R और R ये भी पैरेलल में है R/2। R और R ये बन गया हमारे पास R, इन दोनों का आ जाएगा R इंटू R/4 अपॉन 5 R/4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास R/5, दोनों अब सीरीज में आ गए। तो R प्लस R/5 ये वैल्यू आ गई 6/5R, मतलब 1.2R। तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 1.2R होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं जरा। तो ऑप्शन दे रखा, फोर्थ ऑप्शन जो है 1.2R दे रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 25 सेल एज। ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये तो सबका ही सही होगा यार। क्या पूछा है, 25 वाले सेल से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो वोल्टेज मान लेते हैं भाई, इसका 0 मान लो, ये 25 हो गया, तो ये भी 25 25 25 25, यहाँ सबका 0। ठीक है, ये 25 30 और ऐड करना है तो 55, ये 0 25 20 सब्ट्रैक्ट करना है 5 0, यहाँ पर 30 0, यहाँ पर 20 0। तो इसमें से करंट देखो, हाई से लो की तरफ जाएगा V/R मतलब 4 एम्पियर, यहाँ पर हाई से लो की तरफ जाएगा 30/10 मतलब 3 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ 55/11 मतलब 5 एम्पियर। क्लियर, तो टोटल ऐड कर तो कितना हो गया, 4 और 3 7 8 8 और 5, एक मिनट जरा, 25 एंड 30 55। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 5 एम्पियर। ओके, 25 में से 20 किया, 5/0 1 एम्पियर। ओके, यहाँ पर 25 प्लस 5 30/10 3 एम्पियर, ये भी सही है। 25 में से 10 गया, ये 15 है, तो ये आएगा 3 एम्पियर। क्लियर, तो टोटल करंट कितना हो गया, 3 3 6 7 एंड 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 12 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये सर्किट दे रखा, बोला इन द सर्किट शोन द फिगर फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली द कैपेसिटर इज न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखें जरा भाई, मैक्सिमम एनर्जी आएगी कहाँ से, जब करंट फ्लो होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा। तो इस बैटरी से जब चार्ज फ्लो होगा तो वो इसी के अंदर रोटेट होगा, इस बैटरी से चार्ज फ्लो होगा वो इसी के अंदर रोटेट होगा। इस बैटरी से कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा, क्योंकि अगर मान लो इधर गया भी तो रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा उसे। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं, बीच वाली इस ब्रांच को आप ब्रेक कर सकते हो, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा तो एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी। तो कितनी होगी, 0। फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा। 10 में क्या बोला है हमारे पास, अ बैटरी ऑफ EMF E0 equal to 6 volt is connected across a 2 meter long uniform wire having resistance 4 ohm per meter. The cells of the small EMF E1 equal to 2 volt and E2 equal to 3 volt. Internal resistance दे दी है 2 और 1 ohm respectively are connected as on the figure. The null point will be obtained. null point कितने डिस्टेंस में मिलेगा। तो पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में आप क्या करो, वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, और उसके बाद होता क्या समझना जरा, कि हमने क्या किया, ये एक हाई बैटरी लगा दी, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर का वायर,
अब इसमें यहां से यहां तक प्लस माइनस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्लियर। वो सेल के इस ईएमएफ के साथ बैलेंस हो रहा होगा कि भाई जितना ईएमएफ इसका है उतना ही यहां पर क्या हो रहा होगा, ड्रॉप आ रहा होगा। या फिर अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो जितना इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी, जैसे यहाँ पर 2 सेल हमें दे रखे हैं, जितना इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी इनकी उतना यहाँ पर ड्रॉप आना चाहिए, तब तो जाके हमें नल डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज के लिए खास कंडीशन होती है कि भाई इसके हाई टर्मिनल को इनके हाई टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तभी जाके नल डिफ्लेक्शन हमें मिलने वाला है। क्यों? इधर से हाई इधर से हाई, ठीक है, तो जितना ड्रॉप होगा उतना ही ड्रॉप इधर मिल जाएगा, तभी तो ये यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन दे पाएगा हमें। अब यहाँ पर अगर इनकी पोलैरिटी अगर अपोजिट करेंगे तो कभी नल डिफ्लेक्शन मिलने वाला है ही नहीं, कभी करंट फ्लो इसमें होगा ही नहीं। और इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो तो पोलैरिटी इनकी जस्ट रिवर्स है, क्लियर। पोलैरिटी रिवर्स है तो यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिलने वाला है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। केवल देखते सॉल्व नहीं करना, देख लेना पहले पोलैरिटी कैसी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा, बोला है इन द सर्किट शोन इन द फिगर, करेक्ट ऑप्शन मैच करने हमें, I1 I2 ई सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां हमें करंट दे रखा 0.5, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं x, यहां का मान लेते हैं 0, तो हो जाएगा 4, इसको मान लेते हैं 0, ये हो जाएगा 12, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 में से 4 गया 8, 12, ये हो जाएगा 12 माइनस ई। अब x की वैल्यू निकाल ले, तो इससे अपन केसीएल लगाए थे, मैं मान लेता हूँ इसी से डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उन सबका सम 0 हो जाएगा, तो इधर आने वाला करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस ई वाई 2 प्लस x माइनस 0/4 प्लस x माइनस 8/6 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 2 से इसको हटाते हैं, 2 से 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3, सिंपल करते हैं इसको अब, तो एलसीएम आ गया 6, तो 6x माइनस 72 प्लस 6e प्लस 3x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब, तो 6x एंड 5x 11x माइनस 72 और 16 में से ये गए तो कितना हो गया 8 माइनस 88 प्लस का 6e इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 88/11 माइनस 6e/11, तो बोल दो 8 माइनस 6e/11। ये तो आ गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब पहले हमें ई नहीं पता, तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में करंट दे रखा है हमें, तो मैं इस ब्रांच में करंट की वैल्यू अगर लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, तो देखो करंट जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, मतलब एक्चुअल में 12 माइनस ई हाई पोटेंशियल रहा होगा और एक्स जो है वो लो पोटेंशियल रहा होगा, तो इस करंट की अगर वैल्यू लिखो तो कितनी हो जाएगी 12 माइनस ई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 8 माइनस 6e/11 बाई आर, ये वैल्यू जो दे रखी है हमें 0.5 मतलब 1/2 एम्पियर दे रखी है, तो यहाँ से तो आ गया ई, कितना आएगा देखो 12 में से 8 गया तो 4 माइनस ई प्लस का 6e/11 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 11 माइनस 6, तो माइनस 5e/11 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33/5 या बोल दो 6.6 वोल्ट। इतना जो है वो इस सेल का ईएमएफ रहा होगा, तो 6.6 वोल्ट बिल्कुल यही दे रखा है, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। आगे I1 की भी वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई, तो I1 भी निकाल लेते हैं। हाँ भाई, तो ई आ चुका है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8 माइनस 6/11, ई की वैल्यू पता लग चुकी है हमें 33/5, तो इससे गया 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस 18/5 या बोल दो 22/5। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता लग चुका है 22/5, तो इसमें से जाने वाला करंट I1 भी निकल सकता है। ठीक है, ये 0 माना था हमने, तो 22/5 माइनस 0, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 22/5 अपॉन रेजिस्टेंस 4 ओम, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 11/10 मतलब 1.1 एम्पियर, बिल्कुल सही बात दे रखी है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास सही आ चुकी है। ठीक है कि भाई इसमें तो करंट कितना आया 0.5, इसमें आया 1.1, तो इधर से कितना आ रहा होगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये बोला ई की वैल्यू 6.6 है, बिल्कुल सही बात है, I1 1.1 है, बिल्कुल सही बात है, I2 की वैल्यू 0.6 एम्पियर है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हम देंगे इसमें ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 देखें जरा, ठीक है। तो बोला इसमें कि a sphere of charge of radius capital R carries a positive charge whose volume charge density depends on the distance r from the ball center as rho equal to ρ = 1 minus r by r। तो इसमें क्या है, जो सॉलिड स्फीयर जो है उस पे चार्ज जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, वेरिएबल डेंसिटी दे रखी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट, एज्यूम एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, वैक्यूम की स्पेस की हमें परमिटिविटी दे दी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो देखो डेंसिटी तो दे रखी है रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई आर। अब इनसाइड द स्फीयर निकालना है। तो इनसाइड द स्फीयर अगर मैं बात करूं तो किसी भी आर रेडियस के स्फीयर में, कि भाई स्फीयर तो मान लो कैपिटल आर का है, तो आर रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज भरा होगा पहले तो वो निकाल लेता हूं। तो मैं आर पे जाके डे आर थिकनेस का क्या ले लेता हूं, एलिमेंट। तो इस पे अगर लिखा जाए तो देखो सेंटर से आर डिस्टेंस पे इस छोटे से थिकनेस के लिए आर को कांस्टेंट माना जा सकता है, और आर कांस्टेंट तो इस डेंसिटी को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इस एलिमेंट में जो चार्ज लिखा जाएगा डी क्यू, वो लिख सकते हैं हम रो इनटू इसका वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू है रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, साथ में इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर, ठीक है भाई। तो ऐसे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, तो रो नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर डी आर, लिमिट 0 से स्मॉल आर, क्योंकि मेरे को 0 से लेके स्मॉल आर के बीच में ही वो निकालना है चार्ज। पूरे का चार्ज नहीं निकाल रहा मैं, 0 से स्मॉल आर का निकालना है। अब जितने का निकालना होगा, पूरे का निकालना हो तो 0 से कैपिटल आर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई क्यू इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4 आर। इतना जो है उस स्फीयर के अंदर कोई भी स्मॉल आर रेडियस का अगर स्फीयर माना जाए तो उसमें इतना चार्ज भरा होगा। अब हमसे जो पूछा है, ठीक है, इसको मैं उठा रहा हूं, ये वैल्यू काम में लेने वाले अपन, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रो नॉट पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4 आर। ये किसी भी स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में चार्ज। अब हमसे जो पूछा है, बोला है कि भाई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो देखें, ये कैपिटल आर, ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस का हमने एक स्फीयर मान लिया, इसमें चार्ज भरा हुआ है। अब देखो चार्ज जो है ना वो रेडियली वेरी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रेडियली बाहर निकल रही होंगी सिमेट्रिक फॉर्म में। क्लियर, कि भाई रेडियली बढ़ता हुआ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, बट निकलेगा तो रेडियली। मतलब किसी इस एलिमेंट पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज रेडियस के अलोंग होगी। तो गॉस लॉ अप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस पे अगर गॉस लॉ अप्लाई करते बोलेंगे इंटीग्रल ए डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू ई, डी ए, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ई और डी ए के बीच में एंगल ऑलवेज 0 है तो कॉस 0 1, तो हम बोल सकते हैं ई इंटू एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड हमको पता ही है स्मॉल आर में वह रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4 आर अपॉन, ये तो हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई गया, ई की वैल्यू आ गई यहाँ से रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आर बाई 3 माइनस आर की पावर आर स्क्वायर बाई 4 आर। तो किसी भी आर डिस्टेंस पर स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रहा होगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं। ऐसा ऑप्शन जो हमें क्या दे रखा है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर। तो जरा अरेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 आर, फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल यही दे रखा है, तो फर्स्ट ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर इनसाइड द स्फीयर तो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर आउटसाइड द बॉल, आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करना है। तो देखो ये स्फीयर रेडियस आर का, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू मैं निकाल लेता हूं। ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसी में स्मॉल आर की जगह अपन क्या रख दें, कैपिटल आर रख दें। इसी में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो तो पूरा चार्ज आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 3
माइनस आर क्यूब बाई 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 12। इतना तो आ गया टोटल चार्ज। अब हमें इसके बाहर किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली होगा आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ए डी ए कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ई डी ए इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू हमें पता है, टोटल चार्ज है 4 पाई आर क्यूब बाई 12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ई इंटू डी ए मिलकर पूरा का पूरा इस गॉसियन सरफेस का एरिया दे देगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो नॉट 4 पाई आर क्यूब बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई से 4 पाई गया, ई की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें जरा ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दे रखा है? ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है रो नॉट बाई 12। तो रो नॉट बाई 12 में एक तो 2 और 4 दे रखी है, बट 4 में तो ऊपर आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब, तो सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, बोला फिगर शो 2 आइडियल वोल्ट मीटर एंड अमीटर विच आर कनेक्टेड अक्रॉस द वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। इफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रीड्स 4.5 वोल्ट, मतलब 9/2 वोल्ट, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें पैराग्राफ दे रखा है, इस सर्किट में वोल्ट मीटर अमीटर कनेक्ट हुए हैं, ठीक है भाई, इसके करेस्पॉन्डिंग हमें आंसर पूछे। पूछा क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में पूछा था करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस में से हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, इसमें से करंट निकालना है। तो सिंपल केसीएल केवीएल का हमारे पास यहाँ पर यूज करना है, इजीली हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इस पे कितना है वोल्ट? 9/2। 9/2 वोल्टेज डिफरेंस मतलब करंट कितना होगा इसमें से? 1/2 एम्पियर। क्लियर? अब 1/2 एम्पियर इसमें से तो इसमें से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तो है हमारे पास 9 और 3 12 ओम, और ये है हमारे पास 6 ओम। ठीक है, इसमें से करंट है 1/2, और हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, मतलब I1 अपॉन I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R2/R1 के इक्वल। क्लियर? I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। I2 हमें फाइंड करना है नीचे वाले में, R2 की वैल्यू 6, R1 की वैल्यू 12, तो इससे ये गया 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर। क्लियर? मतलब इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो टोटल सर्किट में कितना हो रहा होगा? 1 + 1/2 3/2 एम्पियर। तो यहां से भी कितना आ रहा होगा? 3/2 एम्पियर। सिंपल केसीएल करंट डिवाइड रूल लगाया मैंने बस। 3/2 एम्पियर इधर से आया, इधर से भी रिटर्न मिला हमें 3/2 एम्पियर। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो 3/2 एम्पियर जो है वो एन में फिर से डिवाइड हो रहा है, और किस रेशो में डिवाइड होगा? तो 1/R1 प्लस 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3 में डिवाइड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं I1 I2 I3, I1 I2 I3, इनका अगर रेशो निकालूं तो ये आ जाएगा I1 रेशो I2 रेशो I3, क्योंकि पैरेलल में I = V/R होता है, और B में V जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम हो गया। तो I की वैल्यू 1/R के प्रोपोर्शनल, मतलब 1/10 रेशो 1/12 रेशो 1/15। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6:5 रेशो 4, ये आ जाएगा इन करंट्स का रेशो। अब हमें 12 ओम में से करंट निकालना, तो 12 ओम का करंट हो जाएगा 5 टोटल रेशो इनटू टोटल करंट 3/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5 एम्पियर। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो 1/2 एम्पियर जाएगा 12 ओम में से। तो इसने ऑप्शन देखते हैं हम जरा, तो बोला 12 ओम में से कितना करंट जाएगा? तो 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस। 20 ओम रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर की हमें रीडिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 20 ओम वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है भाई, अब देखना ये वाली ब्रांच और ये ऊपर की पूरी ब्रांच ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमें इस पूरी ऊपर वाली ब्रांच का करंट तो पता है, नीचे वाली ब्रांच का अगर करंट और आ जाए तो IR करके हम इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखना, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं। इसमें से करंट जा रहा है 3/2, इसमें से मेरे को करंट निकालना है। क्लियर? या तुम ऐसा कर लो, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस पे है उतना ही इस पे होगा, तो करंट पता ही है, इसका R इक्विवेलेंट निकाल दो, I × R इक्विवेलेंट इसका वोल्टेज ड्रॉप दे देगा।
ठीक है, तो मैं आई पता आर इक्वलेंट निकाल लेता हूँ। 9 और 3 हो गया हमारे पास 12, 12 और 6 का इक्वलेंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18, तो ये आ गया, इस पूरे का तो आ गया 4 एम्पियर 4 ओम। इसकी अगर बात करूं तो देखो वो सारे के सारे पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, एलसीएम आ गया यहाँ से 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 5 प्लस 4, 15/60 मतलब 1/4, तो ये भी वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ओम। तो 4 ओम 4 ओम और 2 ओम 10 ओम हो गया टोटल। 10 ओम है टोटल रेजिस्टेंस, करंट है 3/2, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा I इंटू आर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15 वोल्ट। मतलब इस पूरी की पूरी ब्रांच में 15 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो इसके पैरेलल में 20 ओम पर भी 15 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग रही होगी 15 वोल्ट। तो ऑप्शन मैच करते हैं जरा, ऑप्शन हो जाएगा 15 वोल्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो है हमारा सेक्शन ए डिस्कस हो गया, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो देखिए जरा सेक्शन बी में, सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर R1 R2 R3 आर ऑल आर इक्वल टू आर स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0 देयर, कि भाई सारे के सारे R1 R2 R3 हमारे पास आइडेंटिकल है, सेम है, स्विच को क्लोज करने के बाद की कहानी पूछी है। ठीक है, एक चीज तुम्हें बता दूं मैं कि कैपेसिटर जो है आरसी सर्किट की अगर बात करें तो ये आर और ये हमारे पास सी हो गया, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो t इक्वल टू 0 पे इस पे चार्ज 0 होता है, जब शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है इसमें। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये एज ओपन सर्किट बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे मैक्सिमम होता है, बट करंट 0 होता है इसमें। क्लियर है क्या? करंट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो 0। ठीक है, ओके भाई। अब यहां देखना जरा आगे, तो इसमें बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 एट t इक्वल टू RC बाई 2ln2। तो अगर मैं बात करूं यहां पर देखना, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में, तो t इक्वल टू 0 पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इसी कंडीशन में R2 और R3 पैरेलल में आ गए हमारे पास डायरेक्टली, मतलब इस कंडीशन में R2 और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा t इक्वल टू 0 पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर टाइम इस कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो कैपेसिटर और इस आर का टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिलके R3 के इक्वल होगा। तो केवल t इक्वल टू 0 पे इनके वोल्टेज सेम होने वाले, बट ये बोल रहा है कि इस टाइम पे भी होगा, तो ये रॉन्ग हो गया हमारे पास। 2 की बात करें, मैक्सिमम करंट थ्रू R3 पूछा। ठीक है भाई, अब देखना, तो अगर यहां पर बात करें तो पहले तो इसमें करंट की बात करते हैं, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया, तो सर्किट बच गया कुछ ऐसा t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और इन्फिनिटी पे बात करूं तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट कुछ ऐसा बच गया। यहां 20 वोल्ट की बैटरी, यहां अगर मैं करंट देखूं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, तो ये कितना हो गया R/2, तो 3R/2, तो करंट आएगा यहां से 2V/3R, तो सिमेट्री से इसमें बढ़ जाएगा V/3R और V/3R। इन्फिनिटी की बात करूं तो ओपन सर्किट हो गया, तो करंट आएगा V/2R। अब देखना, जब शुरुआत में इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ करंट आया, कुछ कैपेसिटर में जाएगा, कुछ इस R3 रेजिस्टेंस में जाएगा। जब इस ब्रांच में करंट हमारे पास शुरू की बात करूं, जब इस ब्रांच में करंट मिनिमम होगा तो बाय डिफॉल्ट उधर मैक्सिमम पहुंचेगा, जब इधर मैक्सिमम करंट होगा तो उधर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट हो जाएगा। तो यहां अगर हम बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो यहां पर हमारे पास मिनिमम करंट जाएगा, जिसकी वैल्यू है हमारे पास V/3R। सॉरी, हाँ, जब t इक्वल टू 0 पे इसमें हमारे पास मैक्सिमम करंट जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट फ्लो कराएगा चार्जिंग की कंडीशन में, तो t इक्वल टू 0 पे इसमें मैक्सिमम जाएगा, तो इसमें मिनिमम जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास V/3R, तो ये है R3 में से मिनिमम करंट। इन्फिनिटी पे अगर बात करूं तो इसमें करंट 0 हो गया, तो इसका करंट तो हो गया मिनिमम, तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि हमें आया है V/2R। तो हम बोल सकते हैं R3 में से मैक्सिमम करंट V/2R होगा, और मिनिमम जो है V/3R होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मैक्सिमम करंट थ्रू R3 V/2R, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम करंट थ्रू R3 V/3R, बिल्कुल सही बात है। आगे बोला मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होगा, जब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो देखो R ये V, तो V/2 ड्रॉप होगा,
मतलब कैपेसिटर पे इन्फिनिटी पे अगर बात करें तो V/2 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो चार्ज हो जाएगा C इंटू V/2। इसने यही दे रखा है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट में 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जरा, अ सिंगल बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टेंस एज शोन फिगर और करंट पूछा डिफरेंट रेजिस्टेंस में से। तो देखें, मैं इसका पोटेंशियल मान लेता हूं 0, तो ये हो गया 12, ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये 0 0। अब सब कुछ पढ़ सकते हो तुम। बोला है द करंट थ्रू 7 ओम रेजिस्टेंस। 7 ओम में से अगर मैं देखूं तो दोनों टर्मिनल से पोटेंशियल वो सेम है, तो डिफरेंस कितना हो गया 0, तो करंट की वैल्यू इसमें आएगी 0, फ्लो ही नहीं होगा करंट। तो इस हिसाब से 4 करेक्ट हो गया। आगे बोला 3 और 6 ओम में करंट, तो 3 ओम में करंट की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस 12, यहाँ 0, तो 12/4, 3 मतलब 4 एम्पियर, तो इसमें जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये। 6 में अगर बात करें तो 12/6, तो यहां पर से जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर, तो ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास 3 में से 4 एम्पियर बिल्कुल सही है, 6 में से 2 एम्पियर बिल्कुल सही है, तो 2, 3, 4 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कि ये एक हमारे पास स्फीयर है, इसके सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया -q + q। अब इसकी वजह से किसी भी जनरल पोजीशन पे थीटा पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी kpr3। अगर ये डिस्टेंस r है तो √1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को तुम ध्यान से देखो तो यहां पर cos² थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा या 0 मिल सकता है, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होगी। अब पॉजिटिव या 0 में 1 ऐड करोगे तो ये पक्का पूरा का पूरा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होने वाली r डिस्टेंस के लिए। ठीक है भाई, और पढ़ना ऑप्शन, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0। स्फीयर में से अगर फ्लक्स निकाले तो देखो भाई, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड जो है स्फीयर के वो कितना हो गया 0, तो फ्लक्स डेफिनेटली 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। तो देखो किसी भी पॉइंट पर अगर देखें अपन तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आएगी। तो ये बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट, नो, ये रॉन्ग हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एट एनीवेयर ऑन द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन अ सर्कल ऑन द स्फीयर, कहीं भी 0 नहीं होगा तो सर्कल पे कहां से होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड का हमारे पास 1 और 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। बोला अ रॉड इज हिंज फ्री टू रोटेट एट इट्स सेंटर O एज ऑन द फिगर। कि ये हमारे पास एक रॉड है जिसके कॉर्नर्स पे Q चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये O के अबाउट रोटेशन के लिए फ्री है, और O जो है वो फिक्स पॉइंट है, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, रोटेशन कर सकती है। रॉड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, स्पेस इज ग्रेविटी फ्री, कोई ग्रेविटी नहीं है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, अब देखो जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो यहां इस पे फोर्स लगेगा QE, इधर लगेगा QE, तो डेफिनेटली हिंज फोर्स पे अपोजिट में लग जाएगा हिंज फोर्स का फोर्स 2QE। तो हिंज फोर्स जो है यहाँ पर ऑलवेज ऐसा लगेगा कि नेट फोर्स इसको 0 देगा हमारे पास, क्यों, ट्रांसलेटरी मोशन हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली हिंज फोर्स जो है बाकी के फोर्सेस को बैलेंस करेगा, तो हिंज फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स आएगा और नेट फोर्स होगा इस पर 0। बाकी अगर टॉर्क की बात करूं तो देखो ये QE फोर्स घुमाएगा इसको ऐसे, ये QE घुमाएगा ऐसे, क्लियर है क्या। नॉर्मल सेंटर के अबाउट घूम सकता है, तो इस कॉन्टेक्ट फोर्स का तो वैसे ही टॉर्क 0 हो गया, तो नेट टॉर्क भी 0 है। मतलब इस कंडीशन में अगर बात करो तो इस पे फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 इक्विलिब्रियम में। अगर इसको यहां से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, मान लो इस तरह से किसी एंगल थीटा पे, तो अब इस पे फोर्स लग रहा होगा QE इधर, इधर लग रहा होगा QE इधर, क्लियर, यहां लग रहा होगा हिंज फोर्स N इधर, तो N की वैल्यू तो अभी भी कितनी हो गई 2QE हो गई, क्लियर। टॉर्क की अगर बात करें, टॉर्क की अगर बात करें तो देखना ये अगेंस्ट सेंस में घुमाएगा, ये अगेंस्ट सेंस में घुमाएगा, और फिर से टॉर्क बैलेंस होकर टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। मतलब यहां तो इक्विलिब्रियम में था ही, इसके अलावा किसी एंगल थीटा तक अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है। तो इसकी इक्विलिब्रियम जो है ना ये वाली, ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि यहां से अगर हल्का सा शिफ्ट भी कर दिया जाए तो वहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये, क्लियर। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज ऑन द रॉड इज 0। भाई हिंज जो है हमारे पास, इस हिंज पॉइंट से नेट फोर्स 0 मिला है कि नहीं, 2QE के इक्वल मिला, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज ऑन द रॉड इज लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट की तरफ है, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है।
इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड इज स्टेबल, नो। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ में हमारे पास 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम -1 सेंटीमीटर टू +1 सेंटीमीटर। कि भाई ये एक्स एक्सिस है, यहां पर है हमारे पास -1 सेंटीमीटर और यहां है प्लस का 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जाने पर वोल्टेज जो है वो 120 से 80 डिक्रीज हो गया। क्लियर? मतलब यहां अगर मैं एक इक्विकॉन्वेक्स सरफेस बनाऊं तो मान लो किसी रैंडम सरफेस इस तरह की है, यहां कुछ इस तरह की हो गई। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो हाई से लो की तरफ इधर कहीं हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी केस हो सकता है कि नहीं? या अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसा भी केस मिल सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन को ऐसे मिले या ऐसे मिले। अपन को नहीं पता कैसी कहानी है, बट इतना पता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो रही होगी हमारे पास डेल्टा बी मतलब 40 अपॉन डिस्टेंस जो है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर। तो ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, इसका कुछ कंपोनेंट आएगा इधर तो 2 cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हमारे पास रही होगी 2 अपॉन cos थीटा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब अगर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी हुई तो थीटा 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ओरिएंटेशन हुआ तो हम बोल देंगे भाई cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20 से ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर के इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। अब करेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमें पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है, इक्वल तो हो सकता है। मे बी ग्रेटर देन, बिल्कुल सही बात है। मे बी लेस देन, तो लेस तो नहीं होगा भाई, ज्यादा या 20 के इक्वल होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका भी हमारे पास 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। बोला एन अनचार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली विद अ थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ cell B of inner radius 2a and outer radius 3a. If cell B is given a total charge capital Q, ठीक है, इस बाहर वाले को कैपिटल Q चार्ज दे दिया हमने, तो पूछा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा, अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया। ठीक है भाई, कि ये हमारे पास A रेडियस का स्फीयर A, इसके बाहर ये 2a रेडियस और ये 3a रेडियस, यहां मैटर भरा हुआ है कंडक्टर का। ठीक है, बाहर वाले को चार्ज दिया Q, मैं मान लेता हूं इस पे चार्ज, इसको किया अर्थिंग, अर्थिंग करने के बाद मैं मान लेता हूं इस पे चार्ज Q है तो इस पे रहा होगा -Q। ठीक है, इस बाहर वाले पे टोटल चार्ज Q था तो यहां हो जाएगा Q प्लस स्मॉल q, ताकि टोटल चार्ज कंजर्व रहे। ठीक है, अब ये Q और -Q कैसे आया, इंडक्शन से आया। कि भाई अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां जहां मैटर भरा होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां कंडक्टिंग मैटर भरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लियर? तो अगर एक बार मैं मान भी लूं कि चलो भाई यहाँ पर कुछ चार्ज रहा होगा तो गॉस लॉ लगाएं, तो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं लिखूं तो EDA इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट, इस वाली गॉसियन सरफेस के लिए। अब यहाँ E 0 होता है, जहां मैटर भरा होता है वहां E 0 होता है, तो Q इन भी 0 होना पड़ेगा। अब Q इन तो तभी 0 होगा जब भाई इसका जितना चार्ज होगा उसका उतना ही इसका होगा अपोजिट सेंस में। पढ़ रखा है बस तुमने? ठीक है, मैं काम में ले रहा हूँ यहाँ इसको। तो हमको निकालना है भाई सभी सरफेसेस पे चार्ज। तो देखो इस पॉइंट को हमने क्या किया, इस सरफेस को अर्थ किया तो इसका पोटेंशियल सब की वजह से लिख के 0 करना है, बस अपने आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इनर वाले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल लिखा जाए तो आ जाएगा KQ/A। इसकी वजह से लिखा जाए तो ये तो इसका इनर पॉइंट हो गया, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना इसके अंदर होगा, तो -KQ/2A। Q प्लस Q की वजह से अगर मैं देखूं तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना इसके अंदर होगा, तो प्लस KQ प्लस Q/3A इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई यहां से KQ/2A प्लस QQ/3A इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, K गया A गया, तो ये आ गया 3Q प्लस 2Q प्लस 2 स्मॉल q इक्वल टू 0। तो यहां से Q की वैल्यू आ गई हमारे पास -2Q/5। मतलब इनर सरफेस पे यहां जो चार्ज है वो रहा होगा माइनस का 2Q/5, इस सरफेस पे चार्ज रहा होगा प्लस का 2Q/5, और यहां रहा होगा Q प्लस स्मॉल q की वैल्यू आई है हमारे पास -2Q/5,
मतलब 3q/5 रहा होगा आउटर सरफेस पे चार्ज। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सरफेस ए, ठीक है, अब देखना मैं इधर लिख देता हूँ फिर से। चार्ज क्या क्या आया है, यहाँ आया है हमारे पास -2q/5, यहाँ आया है प्लस का 2q/5 और यहाँ आया है हमारे पास प्लस का 3q/5। टोटल चार्ज देखो अभी भी इस पे क्यू ही आ रहा है, मतलब जो किया वो सही किया। ऑप्शन पढ़ते हैं हम जरा। हाँ भाई, तो बोला चार्ज ऑन सेल ए विल बी -q/5। देखो चार्ज ए सेल पे अगर चार्ज की बात करो तो -2q/5 आया, तो ये तो हो गया रॉन्ग। चार्ज ऑन सेल इज -2q/5, बिल्कुल सही बात है। चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल बी इज 3q/5, बिल्कुल सही बात है। चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल बी इज विल बी q/5, ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 में 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7, बोला है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज A0 at 1 and A0/4 at section 2. If V∝1 and V∝2 are the drift velocities and E1 E2 are the electric field at respective sections, और उनमें रिलेशन पूछा है। तो देखो एक कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो जो VD की जो वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होती है हमारे पास म्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। साथ में अगर करंट की बात करूं तो करंट हम लिख सकते हैं I = NEA/VD। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो कंडक्टर से यहां से जितनी रेट से करंट आ रहा होगा उतना ही आगे जा रहा होगा, तो बिल्कुल फ्लूइड की तरह। आई तो कांस्टेंट हो गया, एन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, तो ए इंटू बी डी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह। क्लियर? A1 B1 इक्वल टू A2 B2। क्लियर? तो जहां एरिया ज्यादा है, जहां एरिया ज्यादा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है, मतलब A1 पहले वाले का एरिया साथ में पहले वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होगा दूसरे वाले का एरिया इंटू दूसरे वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो V1 रेशो V2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ से 1:4, तो ये तो आ गया 1:4। साथ में अगर बात करें तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, म्यू है यहाँ पर मोबिलिटी, तो जो VD का रेशो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1:4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बोला है इसमें अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, और साथ में इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे हमसे AB के अक्रॉस और CB के अक्रॉस। ठीक है, तो देखें जरा कि 3 पॉइंट है हमारे पास A, C और B। इस सर्किट को थोड़ा सिंपल बना देता हूं मैं कि A, C और B। जरा इस रेजिस्टेंस को देखना, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये B है तो ये भी B, क्योंकि ये तो सिंपल कनेक्टिंग वायर ही है। तो ये वाला रेजिस्टेंस है A और B के बीच में R, ये वाला रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस A और C के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस B और C के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी B और C के बीच में। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा सर्किट है ना सिंपल फॉर्म में वो ये है। अब A, B और CB के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो AB के बीच में निकालते पहले, तो AB के अक्रॉस अगर मैं देखूं तो देखना A और B के अक्रॉस अगर अपन देखें तो R और R कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास R, ये हो गया हमारे पास R और R/2, R/2 और R 3R/2, इसका तो आ गया 3R/2, R और R पैरेलल में R/2, ये आ गया AB के अक्रॉस। निकालता R तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 2R, R से R गया तो ये वैल्यू 3R/8 आ गई, मतलब AB के अक्रॉस आ गया 3R/8। ठीक है, अब CB के अक्रॉस देखते, CB के अक्रॉस देखते हैं, CB के अक्रॉस ही पूछा है, CB के अक्रॉस देखते हैं। तो CB के अक्रॉस अगर देखो तो ये तो कितना है हमारे पास R/2 और ये R आ जाएगा हमारे पास सीरीज में। तो CB के अक्रॉस अगर मैं बात करूं तो ये आ गया R/2 और R सीरीज में, तो 3R/2, ये R और R हो गए हमारे पास पैरेलल में, तो R/2, ये तो सेम कहानी हो गई, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 3R/8। मतलब AB की बात करूं चाहे CB की बात करूं, दोनों के अक्रॉस से 3R/8 आने वाला है हमारे पास आंसर। ऑप्शन मैच करते हैं जरा। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अबाउट पॉइंट A एंड B 3R/4 रॉन्ग हो गया, A B के अक्रॉस 3R/8 है, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस अक्रॉस CB 3R/4 नो,
3r/8 बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 4 जो है इसका हमारे पास 8 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्लस चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्पेक्टिवली ऑफ अ क्लोज सरफेस S, कि ये हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है S, इसके अंदर है चार्ज Q1 और बाहर चार्ज है Q2। लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S, इस S के किसी भी पॉइंट पर E जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी द फ्लक्स ऑफ फाई ओवर S, और फाई जो उसका फ्लक्स है। तो देखो गॉस लॉ की अगर बात करूं तो गॉस लॉ हमारे पास बोलता है कि E डॉट डी ए किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर बात करें जो E जो है ना, E होता है सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे अंदर वाले हों, चाहे सरफेस वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और Q इन जो होता है ये केवल सरफेस के अंदर वाले चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं जरा। तो बोला इफ Q1 चेंजेज बोथ E एंड फाई विल चेंज, कि अगर मैं Q1 को चेंज करूंगा तो देखो अंदर वाला अगर चार्ज चेंज किया, अंदर वाला अगर चार्ज चेंज किया तो हमारे पास पता है फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर वाला चार्ज चेंज होगा तो डेफिनेटली फाई चेंज होगा। क्लियर? और साथ में चार्ज चेंज हुआ अंदर वाला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि Q1 Q2 में से एक चार्ज भी चेंज होगा, यहां पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, तो दोनों का इफेक्ट आएगा। क्लियर? तो Q1 चेंजेज बोथ E एंड फाई विल चेंज, बिल्कुल सही बात है। आगे पूछा इफ Q2 चेंजेज, अगर Q2 चेंज होगा तो देखो Q1 तो चेंज हुआ नहीं तो फ्लक्स में तो चेंज आएगा नहीं, बट Q2 के चेंज होने की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं Q2 चेंजेस E विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं इफ Q1 0, अगर Q1 0 हो जाएगा तो फाई 0 हो गया। क्लियर? Q1 0 हो जाएगा तो फाई 0 हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से तो आएगा। तो बोला है Q1 इक्वल टू 0 है तो Q एंड Q2 इज नॉन जीरो, देन E इज नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है। एंड फाई इज नॉन जीरो, नो, फाई 0 हो जाएगा यहां, तो ये रॉन्ग हो गया। इफ Q1 इज नॉट इक्वल टू 0, Q1 नॉन जीरो है तो फाई तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि Q इनक्लोज नॉन जीरो है। Q1 नॉन जीरो है, Q2 जीरो, तो ये जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आएगा ही, तो E भी क्या होगा, नॉन जीरो, फाई भी नॉन जीरो और E भी नॉन जीरो। इसने बोला E जीरो होगा, नहीं, रॉन्ग हो गया है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 में हमारे पास 1 और 2। ठीक है, बेसिक गॉस लॉ पे क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट t इक्वल टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द सैटेलाइट हैज। कि भाई हो क्या रहा है कि ये हमारे पास एक प्लेनेट है और इसके चारों तरफ ये एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, स्मॉल एम मास, इसकी स्पीड जो है वो v। क्लियर? अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इस पे ग्रेविटी का Gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसी के फ्रेम में अगर बात करूं तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई r। अब वो क्या रहा है, इसमें घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक से क्या हुआ है कि धीरे धीरे जी जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो देखो इस टाइम पे v तो वही है जो पहले था, जिस रफ्तार से ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा था, m सही है, r भी वही है, g जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर ये g रिड्यूस होगा, ये वही है, तो पहले ये बैलेंस हो रखे थे, अब ये फोर्स कम हो गया, तो मतलब नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड हो गया। तो ये जो प्लेनेट जो है अब जैसे जैसे डी डिक्रीज होता जाएगा तो नेट फोर्स बाहर की तरफ है, मतलब स्पाइरली बाहर की तरफ ये शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर है क्या? स्पाइरली घूमते हुए वो क्या बाहर की तरफ चला जाएगा, प्लेनेट से दूर की तरफ चला जाएगा हमारे पास। क्लियर है क्या? तो हम बोल सकते हैं पाथ ग्रेजुअली स्पाइरल आउट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। पाथ ग्रेजुअली स्पाइरल इन, ये तो रॉन्ग हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास भले ही डिक्रीज हो रहा हो यहाँ पे। क्लियर है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही डिक्रीज हो रहा हो बट है तो सेंट्रल फोर्स ही। अगर सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर के अबाउट जो इसका टॉर्क जो है वो ऑलवेज जीरो रहेगा, तो मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे सिस्टम की माइनस Gm/r। क्लियर? अब ये दूर जा रहा है तो r बढ़ रहा है, साथ में g घट रहा है, तो ये r भी इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में घटा रहा है और g भी नेगेटिव में घटा रहा है। नेगेटिव में घटने का मतलब है ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, 3 और 4। क्लियर? तो ये जो है हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं जरा सेक्शन डी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो डीसी सोर्स दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो स्टडी स्टेट में हम इसकी बात करेंगे। तो स्टडी स्टेट में अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी पे अगर देखो तो ये जो है हमारे पास एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इस बीच वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, तो सर्किट केवल क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया 1 ओम, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 20 ओम, ये 10 ओम है, और ये बीच में कैपेसिटर के टर्मिनल्स। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, बाहर वाला सर्किट बचा है केवल, सीरीज सर्किट हो गया केवल ये, तो 20 और 10 30 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया। करंट की बात करें तो 1 वोल्ट वाली चलाएगी क्लॉकवाइज में, 2.5 वोल्ट वाली चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज में, तो नेट करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5/30, या हम कह सकते हैं इसको 1/300 हो गया ना, 1/20 एम्पियर, इतना करंट आएगा। अब हमें तो निकालना है कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप, तो देखना यहाँ का मैं मान लेता हूँ 0, तो ये हो गया 1.5, ये 0 तो ये 2.5। इस पे अगर ड्रॉप की बात करें तो इस रेजिस्टेंस 20 ओम पे ड्रॉप आएगा I इंटू आर, मतलब 1 वोल्ट का आ गया, तो यहाँ आ गया 1.5 वोल्ट, तो यहाँ भी 1.5 वोल्ट। तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे अगर देखो तो 1.5 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कैपेसिटर का वो हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, बोला है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड्स। कि ये एक बॉब है जिसका मास हमें दे रखा है, चार्ज दे रखा है, कोई लेंथ रही होगी इसकी L, और 20 ऑसिलेशंस का टाइम हमें दे रखा 40 सेकेंड। ठीक है भाई, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 45/20। क्लियर, जो है हमारे पास 2π√L/g के इक्वल। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे वर्टिकली अपवर्ड जो अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगने लग जाएगा QE। क्लियर, तो G इफेक्टिव जो अब होगा नीचे की तरफ वो हो जाएगा हमारे पास G - QE/m। तो G - Q की वैल्यू है हमारे पास 4 × 10⁻⁻6 कूलम, E की वैल्यू जो है वो 5/2 × 10⁻4 अपॉन मास जो दे रखा है वो है 40 ग्राम, मतलब 40 × 10⁻³ kg। तो देखो पावर्स तो सारी गई, ये वैल्यू बच गई हमारे पास 5/2 मतलब 10/4, तो G - G/4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3G/4। क्लियर, अब टाइम पीरियड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले चाहे बाद में बात करो तो केवल G इफेक्टिव चेंज हुआ है, L तो वही रहा है, तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √G के। तो यहाँ से बोला जा सकता है फाइनल टाइम पीरियड T2/T1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √G1/G2। क्लियर, तो √G1 पहले था G, अब हो गया 3G/4, तो ये वैल्यू आ गई 2/√3। क्लियर, तो नया वाला जो टाइम पीरियड है वो 2/√3 टाइम्स हो जाएगा T1 के। अब इसने बोला है कि 2 ऑसिलेशंस का टाइम बताना है, तो 2 × 2 कर दो, तो ये 2 ऑसिलेशंस का टाइम, ये यहाँ पर 2 ऑसिलेशंस का टाइम ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 2 ऑसिलेशन का टाइम 2/√3 इंटू एक ऑसिलेशन का इतना, तो 2 का हो जाएगा हमारे पास 45/10। तो ये वैल्यू देखो 2 से क्या है 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 9 टाइम्स, इसको मैं लिख दूँ ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल कर दूँ तो 9√3/3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3। तो 3 × 1.732 सेकेंड, तो ये वैल्यू आएगी 5.196 सेकेंड, तो अप्रॉक्स नियर इंटीजर में इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 सेकेंड। क्लियर है क्या, तो सेकेंड का करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अ 4 kg ब्लॉक कैरिंग अ चार्ज Q इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ फॉर विच स्प्रिंग कांस्टेंट इज K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक दे दिया हमें, and the system is emerged in a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁵ volt per meter. If the block is released from the rest when the spring is unstressed, spring में initially कोई expansion या compression नहीं है,
इफ मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग इज x/10 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कि भाई ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म, ये स्प्रिंग है जिसमें किसी तरह का कोई एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ है मास m, चार्ज q। इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से आगे जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, इसमें एक्सपेंशन आने लगेगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब kx की वैल्यू जो है वो इधर लगने वाले qe के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई QE/K। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास QE/K। अब देखो यहाँ से QE की वजह से, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की वजह से आगे जाएगा, तो भाई यहाँ पर टोटल फोर्स तो जीरो हो गया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्क की वजह से इस पे क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से रुकेगा नहीं और आगे जाएगा। अब और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर पहले ही बैलेंस हो चुका था, बट आगे जाने से एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन की वजह से इस पे नेट फोर्स जब वो लेफ्ट में लगेगा तो टोटल कुल मिला के हम कह सकते हैं ये SHM करेगा। यहाँ पर SHM के लिए ये हमारे पास मेन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। इस एक्सट्रीम पोजीशन की मेन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस x वो है QE/K, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ से A लेफ्ट में जाएगा तो A ही राइट में जाएगा, मतलब QE/K लेफ्ट में तो QE/K राइट में। तो इस रेस्ट से इस रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, या बोल दो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है, वो हो गया हमारे पास 2QE/K। इतना मैक्सिमम एक्सपेंशन आएगा हमारे पास स्प्रिंग में। अब देखो वैल्यू रख देते हैं इसकी, बस 2QE/K में ये मैक्सिमम एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसने। हाँ भाई, तो 2 चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 50 माइक्रोकूलम, मतलब 50 × 10⁻⁻6। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 5 × 10⁻5 अपॉन K की वैल्यू दे रखी है हमें 100। तो देखो -5 से तो -5 किया, ये हो गया हमारे पास 50/100, मतलब 1/2 मीटर। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन जो आएगा वो आएगा इस केस के लिए 1/2 मीटर। बट ऑप्शन हमें बोल रखा है कि भाई ये जो वैल्यू हमारे पास x/10 मीटर है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं x की वैल्यू क्या रही होगी, 5 रही होगी। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास थर्ड का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सर्किट दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन सर्किट वेयर R = 5 ओम। सिंपल दिख रहा है, वीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास। कैसे, ये A और ये B है, तो देखो ये A, ये B, ये हमारे पास C और ये हो गया D। A और C के बीच में रेजिस्टेंस, C और B के बीच में रेजिस्टेंस, B और D के बीच में रेजिस्टेंस, ये A और D के बीच में, और ये हो गया सारे R है, तो ये खत्म। टोटल R इक्विवेलेंट आ जाएगा R, मतलब R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर 5 ओम। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा, तो 5 में क्या बोला है हमारे पास, इन द सर्किट शोन इन द फिगर ऑल द रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू R, और R की वैल्यू हमें दे रखी है 1 ओम। अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ EMF V की वैल्यू दे रखी है हमें 28/30 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस AB। इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ये कनेक्ट किया गया है, मतलब ये जो B है ना, ये वाला B नहीं है, ये है ये। ठीक है, डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, इट इज गिवन दैट V = 28/30 वोल्ट। ठीक है भाई, करंट निकालना है, तो पहले तो मैं इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं बात करूँ, तो पूरा का पूरा इस नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले पे क्या किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। तो फोल्डिंग सिमेट्री है, तो ये वाला R इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये R इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये R इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो फोल्ड कर दो इसको ऊपर। तो फोल्ड करेंगे तो देखो, तो ये तो है R हमारे पास, मतलब 1 ओम, ये R 1 ओम। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें बात करनी है A और O के बीच में। ठीक है, ये इस पे फोल्ड होकर ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये भी पैरेलल में आ जाएंगे, ये भी पैरेलल में आ जाएंगे। तो 1/2, 1/2, 1/2। अब R इक्वल निकाल लेते, तो 1 और 1/2 हो गया 3/2। ठीक है, 3/2 और 1/2 आ गए पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा R इक्वल हमारे पास 3/8। 3/8 और 1/2 आ गया हमारे पास सीरीज में, तो 3/8 + 1/2, ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल कर दो, तो 8, 4, 7/8। तो ये बच गया सर्किट हमारे पास 1 ओम, और ऊपर ये आ गया 7/8। टोटल अगर निकाले तो ये आ जाएगा 7/8 × 1/15/8। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है 7/15 वोल्ट। अब टोटल करंट हमें फाइंड करना है, तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 7/15। तो ये वैल्यू आ गई, 7 से गया 4 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो नेट करंट फ्लो हो रहा होगा इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो हो रहा होगा हमारे पास 2 एम्पियर का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमें,
अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कि ये हमारे पास अर्थ है, इसकी सरफेस से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया विद हाई स्पीड v, किसी स्पीड v से एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, कि वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर हमने इधर लॉन्च कर दिया इसको v स्पीड से, ठीक है। इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द फार्थेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v sin theta by n, given that the maximum height reached by the projectile is equal to the height reached by it is launched perpendicular to the earth with velocity this, कि भाई इसने जो यहाँ से ये इस तरह से अगर तुम देखो तो ये इधर जाएगा तो ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से इस तरह से ये नीचे फाइनली बेंड हो जाएगा, क्लियर। अब इसने बोला क्या है कि ये जो मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की है ना h, ये उतनी ही है जितनी अगर इसको परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ रूट GM/r से प्रोजेक्ट करते ना तो तब आती। तो पहले तो ये मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यहाँ पर अगर बात करो तो इनिशियली यहाँ से रूट GM/r से इसको प्रोजेक्ट किया है, मैक्सिमम हाइट h तक जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -GMM/r+h, अगर ये h हाइट तक गया है तो, क्लियर है क्या। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी ½ mv² मतलब GM/r, और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास -GMM/r, ठीक है। तो देखो GMM से तो GMM गया, आ गया 1/2r माइनस 1/r, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2r इक्वल टू -1/r+h, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास r, मतलब वो जो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट r तक जाएगा, क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तो यहाँ पर तुम साफ साफ देखो तो इसकी जो वेलोसिटी है वो केवल ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर रही होगी। कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा हो रहा है यहाँ पर कि देखो अगर बात करूँ तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर बात करो तो देखो भाई एक बार तो एक कंपोनेंट तो आएगा भाई अलोंग द रेडियस और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो अलोंग द रेडियस जो है वो ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज होता जाएगा और परपेंडिकुलर वाला जो है ये हमारे पास आगे मूव करेगा। तो ये इस तरह से जब ये मोशन कर रहा है तो मोशन के टाइम पे क्या होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा मतलब रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस के अलोंग अगर कंपोनेंट होता तो वो और ऊपर तक जाता, क्लियर है क्या। मतलब मैक्सिमम हाइट पे अगर बात करें तो रेडियस के अलोंग कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये रेडियस के परपेंडिकुलर तो बचेगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है v sin θ/n, क्लियर। तो n की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो चाहे मोशन ये कैसा भी हो, अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली अगर तुम देखो तो ये v से इधर गया था। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा m v परपेंडिकुलर r, ठीक है, m v परपेंडिकुलर r, तो ये r है, v इधर है तो इधर कंपोनेंट आएगा हमारे पास v sin थीटा, तो m v sin थीटा r, ये तो हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये r और ये हो गया टोटल 2r, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी पूरी की पूरी है तो m इंटू वी साइन थीटा बाई n इंटू 2r। तो यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 2, क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें n की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M, a small sphere of radius r/4 is scooped out and placed on the surface of the original solid sphere on diametrically opposite as on the figure। कि हमने यहाँ से क्या किया, r/4 का स्फीयर कट किया और इसको इसकी सरफेस पे यहाँ रख दिया। The gravitational potential of the resulting system at the point P is this, n की वैल्यू पूछी है। कुल मिला के इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो देखो पूरा का पूरा जो स्फीयर है हमारे पास, इसकी अगर इसके लिए अगर बात करें तो पूरे का मास है m, क्लियर, जो कि इसके 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में भरा हुआ होगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे यूनिफॉर्म, कुछ नहीं बोला तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो तो हो गया कांस्टेंट। अब इस वाले पोर्शन के लिए अगर मैं मास की बात करूं तो वो लिखा जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर। अब इसकी रेडियस जो है वो r/4 है, तो r/4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा m/64, मतलब इस कटे हुए पार्ट का जो मास है वो है हमारे पास m/64, ठीक है भाई। अब देखना मैं इस क्वेश्चन को क्या सुपरपोजिशन से कर लेता हूं कि इस कटे हुए पार्ट में मैं मान लेता हूं प्लस रो भी है और माइनस रो भी है। तो प्लस रो प्लस डेंसिटी को कंसीडर करने पर ये मास हो जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा m, और माइनस कंसीडर करने पर इसका मास आ जाएगा -m/64। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ 3 स्फीयर्स हैं, एक कैपिटल M मास का पूरा स्फीयर, एक m/16 का एक छोटा स्फीयर और एक -m/64 का एक और स्फीयर। इन तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है भाई, निकालते हैं जरा।
तो पहले तो देखो कैपिटल एम की वजह से इस पॉइंट का, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है डी, ये है हमारे पास पूरा का पूरा आर, ये आर बाई 4 दे रखा है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस आर बाई 4 का होल स्क्वायर का रूट। तो स्फीयर की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा, बड़े स्फीयर की वजह से वो आएगा माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर बाई 4 का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई 16। ठीक है, अब छोटे स्फीयर की वजह से बात करता हूँ। तो इसकी वजह से अगर बात करें तो ये देखो, ये डिस्टेंस आर बाई 4, ये हो गई 3r बाई 4 और ये r बाई 4, तो ये तो हो गई पूरी की पूरी r। तो इस m बाई 64 की वजह से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा, तो हम बोल सकते हैं ये r है, ये d है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे अपन माइनस जी एम बाई 64 अंडर रूट डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस वाले की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव डेंसिटी मानी, तो मास इसका माइनस 60 एम बाई 64। इसकी वजह से अगर देखें तो देखो ये डिस्टेंस है हमारे पास कितनी, इसकी रेडियस आर बाई 4, ये हो जाएगी 3r बाई 4, 3r बाई 4 और r बाई 4, तो ये पूरी डिस्टेंस आ गई हमारे पास r, ये है d, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा माइनस जी एम की वैल्यू m बाई 64 और डिस्टेंस हो गई अपने पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो तुम साफ साफ देख सकते हो दोनों स्फीयर्स की वजह से, छोटे स्फीयर्स की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो हो गया हमारे पास कैंसिल। क्लियर, जो नेट पोटेंशियल है केवल बड़े वाले स्फीयर का आएगा, जो कि कितना आ गया, ये आ गया माइनस जी एम अपॉन, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो 16 डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 16 का रूट 4, यही फॉर्मेट हमें दे रखा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, कि ये हमारे पास एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, इट्स प्लेस्ड ऑन ग्राउंड विद इट एक्सेस वर्टिकल, इसका एक्सेस जो है वो वर्टिकल रखा है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज ड्रॉप्ड, यहां से हमने क्या किया, q चार्ज और m मास का पार्टिकल ड्रॉप किया, मतलब स्पीड इसकी 0 है। अलोंग द एक्सेस ऑफ द डिस्क फ्रॉम हाइट h, यहां से इसको h हाइट से इसको ड्रॉप किया है, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी, द पार्टिकल हैज q by m की वैल्यू हमें दे रखी है। फाइंड हाइट h इफ पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क, तो होगा क्या, ग्रेविटेशन का फोर्स नेगलेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन डिस्क एंड पार्टिकल। डिस्क और पार्टिकल में आपस में कोई म्यूचुअल ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, बट वैसे ग्रेविटी का फोर्स होगा क्योंकि वर्टिकल, ठीक है, अर्थ की वजह से। तो यहां से देखो mg लगेगा इस पे नीचे की तरफ, इसका इस पे रिपल्सन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एक मिनट क्या बोला इसने, नेगलेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिस्क एंड पार्टिकल। ठीक है, हाँ, तो देखो ग्रेविटी की वजह से आएगा नीचे की तरफ, बट इस पे रिपल्सन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, रिपल्सन लगेगा ऊपर की तरफ। तो आपसे बोला है कि आपको इसमें क्या बताना है, h की वैल्यू बतानी है कि पार्टिकल जस्ट कहां तक रीच कर जाए, यहां तक रीच कर जाए। तो देखो ये आ रहा है नीचे mg लग रहा है इस पे, अब ये जैसे से नीचे आता जाएगा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर है, रिपल्सन का फोर्स बढ़ता हुआ जाएगा। तो हमें केवल इसको सेंटर तक पहुंचाना है, मतलब यहाँ भी 0 है और यहाँ भी फाइनली भी अगर हमारा 0 हो जाए तो वो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग h की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। क्लियर, तो हम लगाते हैं जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो देखो डिस्क के लिए अगर बात करूं, ये डिस्क है तो इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू आती है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी फॉर्मूले को मैं काम में लेने वाला हूं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटी की वजह से है mgh। क्लियर, साथ में डिस्क की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम भी काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है, तो उस तक काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब ये पहुंच गया डिस्क के सेंटर पे, तो बस x की जगह 0 रख दो, मतलब h की जगह 0 रखना है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये q भी है ना, q इंटू वी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, h 0 रखेंगे तो ये केवल r बच जाएगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो यहाँ से तुम इजीली h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये आ गया हमारे पास h, ठीक है, m से डिवाइड कर देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसको एक काम करते हैं, q बाई m की वैल्यू काम में ले ली ना, ठीक है, हाँ, तो ये आ गया h, m से डिवाइड कर दो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, साथ में q चल ही रहा है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी से तो डिवाइड किया है ही, क्यू चल ही रहा है साथ में आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एच प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जी क्यू आई एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जी क्यू आई एम आर। और क्यू आई एम की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, क्यू आई एम की वैल्यू हमें बोली है 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जी वाई सिग्मा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट जी वाई सिग्मा, यहाँ पर भी 4 एप्सिलॉन नॉट जी वाई सिग्मा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, एच प्लस 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब केवल कैलकुलेशन बची है, बस एच सॉल्व करना है। यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 2r। ठीक है, तो इस h को मैं क्या करता हूँ, उधर लेके चला जाता हूँ, माइनस एच स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करते तो ये बन जाएगा 4। एक मिनट जरा, इसको भी उधर लेके चला जाओ 2 को भी, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये तो गया, h/2 बच जाएगा। अब स्क्वायर कर दो, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये बच गया h प्लस 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू 2r। ठीक है, तो h प्लस 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h इक्वल टू 2r। हाँ ये सही है, h से ये गया माइनस h, उधर जाके प्लस का h हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2r प्लस h। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4rh। ठीक है, तो देखो 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर गया, 4h स्क्वायर एच स्क्वायर 3h स्क्वायर इक्वल टू 4rh। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 0 और एक आ गई 4r/3। ठीक है, h इक्वल टू 0 मतलब स्पीड जो है उसकी 0 होगी, दो कंडीशन में, एक तो कितने पर होगी 4r/3 हाइट पर, और एक जब वो एकदम डिस्क पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला केस पूछा है, देखो तो डिस्क पे पहुंचने पर तो 0 है ही, ये हाइट पूछी थी कि भाई इससे कितनी हाइट पे चढ़ा, तो वो 4r/3 हो जाएगी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा h की वैल्यू 4r/3। अच्छा, न्यूमेरिकल भी वैल्यू पूछी है, तो 4r/3 की वैल्यू रखते हैं, 4r/3, r की वैल्यू हमें कुछ दे रखी है क्या, रेडियस 3 मीटर, तो h हो जाएगा 4 मीटर, मतलब हमको डिस्क से वो 4 मीटर से इसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस r सबटेंडिंग एंगल π/2 एट इट्स सेंटर वेयर अनदर चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड इज दिस। डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये मान लो कोई भी आर्क है जिसपे प्लस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू, मान लो एंगल बना रहा थीटा नॉट, तो क्यू अपॉन आर थीटा नॉट। यहां पर अपने माइनस क्यू रख दिया, तो अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ माइनस का, यहाँ है अपने पास माइनस का डी क्यू, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं प्लस का डी क्यू रखा है, फिर यहाँ माइनस का डी क्यू, उसके करस्पॉन्ड प्लस का डी क्यू, माइनस डी क्यू प्लस का डी क्यू, एक तरह से डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर, तो वही नेट डाइपोल मोमेंट में यहाँ फाइंड करने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, थीटा नॉट था, यहाँ मान लिया माइनस डी क्यू, तो ये माइनस डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलकर टोटल क्यू बना लेंगे, यहाँ प्लस डी क्यू मिलकर पूरा प्लस क्यू बना लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, थीटा पर क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया डी थीटा का, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डी थीटा, तो इसका चार्ज आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा आर डी थीटा डी क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को देखना, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट आएगा हमारा ये डीपी, तो डीपी की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी डी क्यू इंटू आर, या बोल दो डीपी की वैल्यू आ गई लैम्बडा आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब देखना इस डीपी, सिमिलरली ऐसा ही कंपोनेंट यहां भी होगा थीटा पर, इस डीपी का और इस डीपी का, एक तो आएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और एक आएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट, साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे डीपी नेट जो आएगा दोनों एलिमेंट का
वो आ जाएगा 2dp cos थीटा। इंटीग्रेट करते हैं तो देखो दो एलिमेंट लिए हैं, तो जब ये दोनों के दोनों एकदम पास में होंगे तो लिमिट हो जाएगी 0, मैक्सिमम जाएंगे तो ये लिमिट हो जाएगी थीटा नॉट बाई 2, क्योंकि पूरा एंगल मैंने थीटा नॉट माना था। तो 0 से थीटा नॉट बाई 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है, अपने आप डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। तो आ गया 2 लैम्बडा आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा नॉट बाई 2। लैम्बडा की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 2q अपॉन आर थीटा नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाई 2। इतना जो है हमें डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है, इस आर से आर को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो क्यू की फॉर्म में जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास 2q आर साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट। अब हमसे जो क्या बोला सेंटर पे पाई बाई 2 का एंगल बनाया, तो थीटा नॉट की जगह बस पाई बाई 2 रख रहा है, तो जनरलाइज हो गया, किसी भी थीटा के लिए निकाल सकते हो। और थीटा नॉट की वैल्यू पाई बाई 2 रखी हो तो वैल्यू रख दो, तो 2q आर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 बन गया, तो बन ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, नीचे पाई बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ जाएगा 2√2 क्यू आर अपॉन पाई डाइपोल मोमेंट। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, देखें जरा क्या है। बोला द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून is the point at which the strength of the resultant of the Earth's and Moon's gravitational field is equal to this. The Earth's mass is assumed to be 81 times that of the Moon। कि भाई ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास मून है, क्लियर। मून का जो कुछ मास जो है उसके कंपेरिजन में अर्थ का मास जो है वो 81 टाइम्स है, ठीक है। और क्या बोला है, अर्थ मास इज एज्यूम टू बी, ठीक है, द मून एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द दिस प्लैनेट्स एन इक्वल टू 60 टाइम्स देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 रेडियस ऑफ अर्थ है, क्लियर। तो बोला है कि जहां इन दोनों की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आया है उसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, क्लियर। तो मैं यही निकाल लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ ये एक्स पर है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इधर, इसकी वजह से आएगा इधर, दोनों बैलेंस कर रहे होंगे तभी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगा। तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, तो आएगा g 81m अपॉन 60r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा g m अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको फर्दर में लिख सकता हूँ 9 अपॉन 60r माइनस एक्स, रूट लिया बस दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10x इक्वल टू 60r, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6r, क्लियर। तो जो मून से जो डिस्टेंस है वो रही होगी 6r। अब r की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो देखो रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता ही है, गिवन करने की जरूरत है भी नहीं, 6400 किलोमीटर होती है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 60 इंटू 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर, इतनी डिस्टेंस रही होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया 6 इंटू 64 इंटू 10⁻6 384 इंटू 10⁻6, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, एक मिनट जरा, 60r, एक मिनट 6r आया है, 6r सॉरी 6r, तो ये 60 गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो 3.84 इंटू 10⁻7 मीटर हमारे पास डिस्टेंस रही होगी। अब इस p की वैल्यू इसने पूछी है, तो इसकी क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। क्लियर है क्या? तो ये हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सभी बच्चों को गुड लक, थैंक यू।